ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अपचयन और उपचयन के अनुसार हमारे लोहे पर जंग लगता है, संक्षारण होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, सभी के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और आपका एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं होगा। आप बस इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। तो शुरुआत कर रहे, सबसे पहले हमारा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा परिवर्तन यानी कि दो चीजें मिलके और तीसरा नया पदार्थ बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो प्रकार के कारक होते हैं, एक अभिकारक होता है जिसको हम लोग क्रियाकारक भी बोलते हैं और दूसरा उत्पाद होता है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं यानी कि जिनकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया को करवाते हैं, उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक, जैसे ये दो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उसको हम लोग क्रियाकारक कहेंगे या अभिकारक कहेंगे। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्रिया कर रहे हैं तो ये दोनों अभिकारक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार का उत्पाद है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम कहां कहां रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण। तो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन का पाचन, यानी कि हम भोजन के अंदर सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी अवयव लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो भोजन रहता है वो ग्लूकोज के रूप में रहता है, C6H12O6 के रूप में। तो ये पाचन एक प्रकार की कैसी क्रिया है, एक प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। फिर ये जब हम लोग श्वसन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे किस काम आता है, तो हमने जो भोजन किया था उसी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसी भोजन को तोड़ने के लिए। तो श्वसन भी एक प्रकार की अभिक्रिया, इसके बारे में डिटेल से हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार की अभिक्रिया होती है और दूध से दही बनना भी एक प्रकार की अभिक्रिया होती है। आपको कभी पूछ ले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण बताइए, तो आप बता सकते हैं भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही होता है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण क्या प्रेक्षण होते हैं। प्रेक्षण अर्थात क्या परिवर्तन होते हैं, अभिकारकों में क्या परिवर्तन होता है ताकि जिससे वो जो है उत्पाद बनता है। तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैसों का उत्सर्जन भी होता है। आप ध्यान रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या प्रेक्षण होता है। तो अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंगों में परिवर्तन या तापमान में गैसों का उत्सर्जन, ये कुछ हो सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया हमेशा रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखी जाती है। यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी कि जो भी काम हो रहा है उसको आप लोग लिखोगे किसमें, रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करोगे। और ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं और रासायनिक समीकरण को लिखने के नियमों के बारे में लिखो। तो रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यानी कि कोई भी तत्व, जैसे कोई मैग्नीशियम क्रिया कर रहा है तो आप मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह लिखेंगे, या फिर जल क्रिया कर रहा है तो जल का आणविक सूत्र लिखेंगे H2O। यानी कि क्रियाकारक और अभिकारक को किस में लिखेंगे, उसके प्रतीक चिन्ह में या फिर उसके रासायनिक सूत्र में। अगर कोई एक ही क्रियाकारक है, एक ही तत्व है क्रिया कर रहा है, तब तो उसका प्रतीक चिन्ह लिखेंगे। और जब कोई एक यौगिक क्रिया कर रहा है, कोई अणु क्रिया कर रहा है, तब उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे और साथ ही उसकी भौतिक अवस्था भी लिखेंगे। तो किसी रासायनिक समीकरण के अंदर तत्वों के प्रतीक चिन्हों को और जो भी अभिकारक और उत्पाद बनते हैं उनके रासायनिक सूत्र और उसके साथ में उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं। इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक चिन्हों की और अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर और उत्पाद दाईं ओर लिखते हैं। यानी कि जो
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं तो ये अभिकारक है, और अभिकारक कौन सी साइड आते हैं? अभिकारक बाईं ओर आते हैं, और उत्पाद जो है वो कहाँ आते हैं? उत्पाद दाईं ओर आते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उत्पाद है, तो उत्पाद दाईं ओर आएगा। अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो बीच के अंदर एक तीर लगाएंगे। दो या दो से अधिक उत्पाद और अभिकारक होने की स्थिति में उनके बीच योग का चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि अगर अभिकारक एक से ज्यादा है और उत्पाद भी अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में हमेशा क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये प्लस का चिन्ह। रासायनिक अभिक्रिया में परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है, यानी कि आप उसको हीट कर रहे हो, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, या उसमें कोई उत्प्रेरक उपयोग में आ रहा है। उत्प्रेरक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते। ऐसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? इस तीर के ऊपर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऊर्जा दे रहे हो तो आप यहाँ लिखोगे हीट, तीर के ऊपर लिखेंगे, या फिर दाब बढ़ा रहे हो तो आप इस प्रकार से दाब का साइन लगाओगे। कुछ भी है, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को आप जो है इस तीर के ऊपर लिखेंगे। तो इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। उन दोनों के बीच में तीर का चिन्ह बनाया जाता है। जब अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और कोई एक्स्ट्रा कारक है, जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं, दाब हो रहा है, या फिर उत्प्रेरक, इनके लिए हम जो है इनका जो भी साइन लगाते हैं वो तीर के ऊपर लगाता है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है, सबसे पार्ट है, वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है? बैलेंस कैसे किया जाता है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि बैलेंस करना क्यों होता है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर जाऊंगा कक्षा 9 में। कक्षा 9 में हमने एक नियम पढ़ा था, लवाइजी और प्राउस्ट का नियम। उन्होंने लवाइजी और प्राउस्ट ने दो नियम दिए थे। कौन कौन से? एक तो उन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक उन्होंने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों नियम के कारण ही हमें अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन होता है और ना ही द्रव्यमान का कभी विनाश होता है, यानी कि ना तो द्रव्यमान कम होगा और ना ही द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी कि क्रिया कारकों और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। और दूसरा नियम क्या था? स्थिर अनुपात का नियम, कि दो तत्व या पदार्थ या दो यौगिक मिलकर कोई तीसरा पदार्थ बनेगा, दो तत्व मिलकर तीसरा तत्व या अणु या यौगिक बनाएंगे, तो हमेशा जो तीसरा यौगिक बनेगा वो हमेशा उसका अनुपात जो होता है तत्वों का वो निश्चित होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एग्जांपल देखें, H2 और O2, जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे और जल बनाएंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो हमारे दो सारे के सारे काम में आए जरूरी नहीं है। हमारे पास जो हमेशा जल का सूत्र बनेगा वो ये बनेगा H2O, यानी कि कोई भी दो तत्वों से जो यौगिक बनेगा उसके अंदर उन तत्वों की मात्रा फिक्स होगी। आपके पास कितने भी तत्वों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो यौगिक बना रहे हो उसके अंदर जितने तत्व होने चाहिए उतने ही रहेंगे। आपके पास उससे कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन भी 2 थे, लेकिन आपने जो उत्पाद बनाया उसके अंदर तो आपका ऑक्सीजन एक ही काम में आया। तो ये दूसरा नियम होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है? इन नियमों के अनुसार अपनी अभिक्रिया को लिखना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है। तो हमें क्या करना होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले उसके बाद परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को समान करना पड़ता है, समान होनी चाहिए। यही होता है अभिक्रिया को संतुलित करना। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया से पहले, यानी कि अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणु के जितने भी तत्व है उन तत्वों की संख्या और उनका द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान, यानी कि संख्या समान होनी चाहिए, द्रव्यमान अपने आप ही समान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रखी है दोस्तों, Fe प्लस H2O और Fe3O4 और H2 बना है, और यहाँ पे कुछ आगे नंबर लगा रखे हैं जो आप आगे समझाओगे। मैं बता दूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, ताकि आपको ये रिएक्शन भी ज्यादा हार्ड नहीं लगेंगे। पहले मैं आपको एक आसान रिएक्शन बता देता हूं अपने जल वाली। H2 प्लस O2
हमारा H2O बनेगा। यहां आपने देखा हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे भी 2 परमाणु हैं। यहां आपने देखा ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहां ऑक्सीजन का एक ही है, यानी कि इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए आप इधर 2 लगाने पड़ेंगे। आप यहां 2 नहीं लगा सकते दोस्तों, गलत हो जाएगा। आप आगे 2 लगाएंगे, जिसकी भी आप संख्या बढ़ा रहे हैं तो उसके आगे गुणांक में लगाएंगे। तो यहां आपने 2 लगाया तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी आ गया, ऑक्सीजन के साथ भी। ऑक्सीजन तो हमारे 2 परमाणु हो ही गए, लेकिन हाइड्रोजन के 2 थे और 2 और बढ़ गए, यानी कि 4 हो गए। तो ऑक्सीजन के बराबर किए तो हाइड्रोजन गड़बड़ होगी, तो हाइड्रोजन के आप बराबर करो तो हाइड्रोजन के 4 है, तो आप यहाँ 2 लगा दोगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। यानी कि जब भी आप जल की अभिक्रिया लिखोगे H2 + O2 वाली, तो कैसे लिखोगे? H2 + O2 मिलके जल बनेगा, और यहाँ आप 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु बराबर करने के लिए यहाँ पे भी आप 2 लगा दोगे। ऐसी अभिक्रियाएं दोस्तों हमारे एग्जाम्स के अंदर आती रहती है। 2 से 3 अभिक्रिया आती है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, और कैसे करते हैं इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण विधि है जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, हिट एंड ट्रायल मेथड। रासायनिक अभिक्रिया को चरणबद्ध संतुलित करना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण लिख के उसके सूत्र को चारों तरफ बॉक्स बना लेते हैं। यानी जैसे हमारी Fe + H2O है और उससे बनेगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इनको हम लोग पहले बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। बॉक्स में बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, इनके तत्वों के नाम लिखेंगे, इनके परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। दूसरा काम है इनकी परमाणु संख्या नोट करनी है, इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और इधर है राइट हैंड साइड के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम लोग अभिकारक के लिखेंगे कितने परमाणु हैं, और इधर लिखेंगे हम लोग उत्पाद के अंदर कितने परमाणु हैं। आयरन के देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक ही परमाणु है, तो यहाँ 1 लिखा है। यहां देखेंगे तो यहाँ 3 परमाणु है, तो यहाँ 3 लिख दिया। हाइड्रोजन के देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 2 परमाणु है तो 2 लिखा है, और राइट हैंड साइड भी 2 ही परमाणु है तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 1 ही परमाणु है तो 1 लिखा है, और लेफ्ट हैंड साइड 4 परमाणु है तो 4 लिख दिए। ये स्थिर अनुपात के नियम के कारण होता है दोस्तों कि हमेशा आपके पास कितने भी परमाणु हो, लेकिन जो यौगिक बनेगा उसमें जितने परमाणु होते हैं परमानेंट वही रहेंगे। आपके पास कम ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि जल के लिए आपके पास ऑक्सीजन के परमाणु 4 है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो हमेशा एक ही परमाणु रहेगा जल के अणु में। तो तीसरा क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। यानी कि सबसे जिसके परमाणु सबसे अधिक है या उत्पाद में होंगे या अभिकारक में होंगे, जिस भी साइड से जो सबसे ज्यादा परमाणु वाला है उसको जो है पहले संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, आगे गुणांक लगाएंगे। यानी कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और बढ़ाने तो आप आगे 2 लगाओगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे प्रकार से आगे गुणांक लगा के आप उनको संतुलित करेंगे। फिर अगला स्टेप है, ये मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा 1-2 एग्जाम्पल और लेके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चौथे स्टेप में सभी तत्वों के परमाणु को चरण दर चरण संतुलित कीजिए, अर्थात सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होनी चाहिए। यानी कि पहले सभी सबसे ज्यादा जो परमाणु थे उनको संतुलित किया, और उसके बाद चरण दर चरण सभी जितने भी परमाणु हैं उन सभी के नंबर आपको क्या करने हैं, बराबर करने हैं। यानी कि जितने भी, जैसे इसमें फेरस है, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 प्रकार के परमाणु, तो तीनों को पहले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के तो पहले ऑक्सीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद चरण, उसके बाद में आयरन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को, क्रमवाइज सबको जो है सबके परमाणु की संख्या बराबर करेंगे। 5वां स्टेप है अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। भौतिक अवस्था में कुछ तो याद होती है, कुछ नहीं याद होती है, तो आप अभिक्रिया के अनुसार लिख सकते हैं जैसा भी आपको पता है। नहीं तो आप जितने भी आप चैप्टर्स के अंदर अभिक्रियाएं पढ़ेंगे उससे बाहर हमारे एग्जाम्स में आती भी नहीं है, तो आप उनकी भौतिक अवस्थाएं ध्यान रखें। सॉलिड जो ठोस होता है उसके लिए S लिखते हैं, जो द्रव होता है उसके लिए L लिखते हैं लिक्विड, और जो गैस होता है उसके लिए G लिखते हैं, और जो विलयन होता है उसके लिए एक्वस लिखते हैं, तो AQ लिख लेते हैं। ये कुछ भौतिक अवस्थाएं आप ध्यान रखें। जैसे आप मैग्नीशियम ले रहे हो तो मैग्नीशियम सॉलिड होता है तो सॉलिड लिख लिया, साथ में हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा रहे हो हाइड्रोजन गैस होती है, इस प्रकार से आप गैस लिख दिया। और सबसे लास्ट जो चरण है उसके अंदर लिखेंगे कुछ आवश्यक परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे
लिखते हैं जो मैंने आपको बता दिया। यानी कि सबसे लास्ट में हमारा ये बचता है कि आपने उस अभिक्रिया के अंदर क्या किया था, कोई ऊष्मा दी थी, कोई दाब बढ़ाया था, कोई उत्प्रेरक यूज किया था, जो आपको जनरली याद रहता है, या फिर ना लिखें तो भी इतना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी ध्यान रखें कि ऊष्मा अगर आप दे रहे हो तो आप इसको हीट को ऊपर लिखेंगे, तीर के जस्ट ऊपर या नीचे लिखते हैं, ये बात ध्यान रखें। थोड़ा मैं रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद मैं कुछ आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा एक्स्ट्रा से, फिर आपको अभिक्रिया को संतुलित करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी अभिक्रिया लेंगे और उस अभिक्रिया के सभी को बॉक्स बना के लिखेंगे। बॉक्स बनाकर लिखने के बाद उनको जो है उनकी परमाणु संख्या लिख लेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। उसके बाद में सबसे अधिक संख्या वाले को संतुलित करेंगे। सबसे अधिक संख्या वाले को संतुलित करने के बाद सभी को संतुलित करेंगे, और सभी को संतुलित करने के बाद हम उसकी भौतिक अवस्था लिखेंगे, और भौतिक अवस्था लिखने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको लिखेंगे। रिएक्शन में बता देता हूं दोस्तों 2-3 एग्जांपल, और बाकी आपके इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन ही रिएक्शन है, आप सभी को संतुलित करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला मैं आपको बताता हूं, सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा दो आप। सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओगे, आपके पास बनेगा Na2O। इसको अभिक्रिया को सॉल्व करना यानी कि संतुलित करना है। तो सबसे पहले आप इनको बॉक्स में बनाओगे इस प्रकार से, फिर आप लिखोगे आपके पास कितने परमाणु हैं, आपके पास एक तो सोडियम है, एक ऑक्सीजन है। यहां आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अभिकारक में सोडियम कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड में सोडियम कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे कि भाई आप यहां पे आपके पास सोडियम 2 है तो दूसरी साइड भी आप सोडियम 2 कर सकते हो, या फिर आप ऑक्सीजन 2 है तो दूसरी साइड भी ऑक्सीजन 2 करो। तो आपके पास ऑक्सीजन इधर 2 है तो आप इधर 2 कर दो, यानी कि इधर 2 से मल्टीप्लाई कर, तो इधर 2 लगाओगे तो आपके बनेगा Na2O, यानी कि ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया। आपके पास सोडियम कितने बन गए, सोडियम इधर की साइड कितने बन गए, 4 बन गए 2 की जगह, और इधर की साइड आपके पास 1 ही था। ये आपको सॉल्व करने के लिए आपको इधर भी 4 लगाना पड़ेगा, यानी कि इधर भी आपको 4 लगाना पड़ेगा। तो फिर आप इसकी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मैं आपको वापस लिख के दिखाता हूं। दोस्तों ज्यादा ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इसको प्रैक्टिस के लिए। Na+O2 अभिक्रिया बनेगी Na2O। जब आप इसको 2 है, इसके भी 2 कर देंगे, लेकिन आपके ये 2 बराबर नहीं हुए, इसके 2 है, इसको 2 करेंगे तो आपके सोडियम के 4 बन गए। सोडियम के 4 बन गए तो आप यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे 4 लगाएंगे, तो आपकी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। एक अभिक्रिया मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, SO2 प्लस H2O, इस अभिक्रिया को आपको सॉल्व करना है। पहले आप क्या करेंगे, बॉक्स बनाने का काम है, आप इसके ऊपर बॉक्स बना दें। उसके बाद लिख दें कि आपके पास एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड भी आपके पास 2 है। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1 है, इधर की साइड भी 1 है। ऑक्सीजन इधर की साइड 2 है, और ऑक्सीजन इधर की साइड आपके पास 3 है। अभी 2 और 3 में कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर की साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर की साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 2 जा 6। यहाँ पे इधर भी 6 हो जाएंगे, इधर भी 6 हो जाएंगे। लेकिन करेंगे कैसे, इधर की साइड आपको 6 करना है तो आपने 3 लगा दी, कोई बात नहीं, हमारे 6 हो जाएंगे। इधर की साइड 6 कैसे करेंगे, तो आप इधर 2 लगाओगे तो 2 दूनी 4, इधर 4 हो जाएंगे, और 2 इधर भी लगा दोगे तो इधर 2 हो जाएंगे ऑक्सीजन के परमाणु। अब ऑक्सीजन के हो गए हमारे, तो रहे बाकी वाले हाइड्रोजन और सल्फर। ऑक्सीजन बराबर हो गए तो हमारे पास चेंज क्या हुआ, वो वापस चेंज लिखना है। सल्फर के हमारे पास 1 परमाणु था लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड में, वापस 2 हो गए हैं, तो इसको लिखेंगे, इधर हमारे 2 हो गए हैं, इधर हमारा 1 ही रहा है। हाइड्रोजन हमारे इधर की साइड 2 थे, 4 हो गए हैं अब, और इधर की साइड अभी भी 2 ही है।
तो इस 2 को इधर करोगे तो इंटू 2 करोगे तो क्या होगा, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, इधर 4 बराबर हो जाएंगे, सल्फर के इधर 1 है, 1 इंटू 2 2 हो जाएंगे और इधर भी 2 है, तो हमारे बराबर हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस तो थोड़ी करनी पड़ेगी, तभी जाके हम आपको अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन 5-7 रिएक्शन 10 रिएक्शन आप गूगल से लेके और आप उसको सोल्व करें या फिर संतुलित करने की कोशिश करें तो आपके अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? संयोजन का मतलब भी आपको पता है, यानी कि एडिशन, यानी कि कोई ना कोई ऐड हो रहा है। जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके सिर्फ एक ही उत्पाद बनेगा, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जुड़ते हैं और जुड़ के एक तीसरा उत्पाद बनाते हैं, चौथी चीज उसमें कुछ नहीं होगी। तो कभी भी आप अभिक्रिया लिखें तो आप हमेशा 3 से ज्यादा चौथी चीज कोई नहीं लिखें, 2 अभिकारक और एक उत्पाद, तभी आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। उदाहरण लिख रखे हैं आपके, 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप तीनों में से कुछ भी 2 याद कर सकते हैं ताकि आपके कभी एग्जाम में पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया को समझाइए, तो आपकी इसकी परिभाषा और 2 उदाहरण लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोयले का दहन, नाम कोयले का दहन लिखिए, लेकिन साथ में अभिक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी है। कोयला यानी कि कार्बन, और दहन किसी भी चीज का होता है तो उसमें हम लोग हमेशा करते हैं ऑक्सीजन। और कार्बन जो है सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है? गैस होती है। तो आप साइड में भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं। और क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा, और ये भी एक प्रकार की गैस होती है। तो कोयले का दहन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा। जल का निर्माण तो हाइड्रोजन, ये भी गैस होती है। ऑक्सीजन, ये भी गैस होती है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, और ये लिक्विड होता है। और आप इस अभिक्रिया को संतुलित करोगे तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, इसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, इधर हाइड्रोजन के 4 होते हैं तो 4 इधर भी कर देंगे। और एक हमारी ये अभिक्रिया है बुझे हुए, बिना बुझे सोने को पानी मिलाने पर। बिना बुझे सफेद चूना जो होता है उसको हम जनरल भाषा में सफेदी कहते हैं। घरों के अंदर हम लोग यूज करते हैं पुताई वगैरह करने में। सफेदी के कट्टे लाते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं तो क्या होता है? वो बिना बुझा हुआ जो चूना है वो बुझे हुए चूने में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बिना बुझे चूने को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके अंदर अपन पानी डाल देंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इस प्रकार की अभिक्रिया लिख सकते हो कि 2 उत्पाद मिलके, 2 अभिकारक मिलके तीसरा उत्पाद बनाते हैं, तो वो अभिक्रिया कैसी है? संयोजन अभिक्रिया है। अब अगला है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही हमारा छोटा सा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनता ही है, लेकिन उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो कभी आपने अनुभव किया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बिना बुझे हुए चूने के अंदर आप लोग जल डालते हैं, सफेदी के अंदर जब आप पानी डालते हैं, तो वो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो वो पानी जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बुलबुले उठने लगते हैं। तो गर्मी कहां से आई? क्योंकि वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कभी भी घर पे आप प्रयोग कर सकते हैं। हम घरों के अंदर कभी भी दिवाली के समय पुताई वगैरह करते हैं, सफेदी करते हैं, तो बिना बुझे हुए चूने के अंदर जब भी पानी डालते हैं तो वो पानी बाल्टी जिसमें भी डालते हैं वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हाथ ही नहीं डाल सकते, इतना गर्म होता है, और साथ ही गैसें भी निकलती है, आपको पता है। तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसीलिए इसका ये सब पानी गर्म होता है या फिर ये सब क्रियाएं होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आप कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना, यह अभिक्रिया लिख सकते हो, यानी कि चूने वाली। उसके साथ कुछ अभिक्रियाएं और लिख सकते हो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहां कहां देखी है? तो प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस यानी कि बायोगैस, बायोगैस यानी कि मीथेन, जिसको बायोगैस मीथेन को ही बोलते हैं, CH4। उसको जब दहन करते हैं, और किसी भी चीज का जब दहन करते हैं तो आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेंगे। कार्बन डाई और ऑक्साइड जल के साथ साथ ऊष्मा भी
निकलेगी, तभी तो बायोगैस जला के हम लोग बल्ब वगैरह जला पाते हैं, हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण जला पाते हैं, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा है श्वसन, एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। जो हम श्वास लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हम जो सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि सांस से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाके, हमारी कोशिका के अंदर जाके क्या करता है, वो जो ग्लूकोज होता है, जो भोजन के रूप में हमने ग्लूकोज लिया, उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, और ग्लूकोज को तोड़ के उससे ऊर्जा बनाने का काम करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। और जब हम सांस के द्वारा जब ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो हम बाहर क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही क्या बनेगा? जल। हमारे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड काम की है इतनी, और ना ही ये जो हमारे ग्लूकोज से बना हुआ जल काम का। लेकिन हमारा सबसे काम की इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जो ऊष्मा या जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है श्वसन के द्वारा, वही हमारे शरीर के बहुत ही आवश्यक है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए आवश्यक है। तो ये जो ऊष्मा ऊर्जा जो मिलती है वो श्वसन के द्वारा मिलती है। तो श्वसन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। अगली जो दूसरी अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो टूटेगा, तो दो तो टूटेंगे नहीं, अकेला टूट के जब 2 या 3 उपकरण बनाता है, या दो या 3 उत्पाद बनाता है, वो अभिक्रिया कैसी होगी? वो वियोजन अभिक्रिया होगी। तो ये वियोजन अभिक्रिया में लिखा हुआ है, देखो, फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करोगे तो किस में टूटेगा? एक तो फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा, और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड में टूटेगा। ये आप अभिक्रिया याद रखें वियोजन में, और बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है वो ऐसे होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें, आगे काम आएगा। 7H2O। ये 7H2O क्या? ये होता है क्रिस्टलन जल। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जल क्या होता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये .H2O क्यों लगा हुआ है। बाकी फेरस सल्फेट को आप जब गर्म करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? ये जल के अणु गर्म होकर उड़ जाएंगे, यानी कि जल के अणु गर्म होकर अलग हो जाएंगे। तो रहेगा क्या? फेरस सल्फेट रहेगा। फेरस सल्फेट को और गर्म करोगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, बाकी दोनों क्या होती है? गैसें होती है। ये अभिक्रिया के बारे में, इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये अभिक्रिया आपके लिखी हुई है। यानी कि फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करोगे, तो गर्म करने के लिए हीट है, तो हीट आपने ऊपर लिख दिया। जो भी ताप बढ़ा रहे हो, दाब बढ़ा रहे हो, उत्प्रेरक यूज कर रहे हो, वो सभी तीर के ऊपर या नीचे यूज होते हैं, यानी कि वो सब ऊपर या नीचे लिखने पड़ते हैं। बाकी हमारी अभिक्रिया वैसी की वैसी रहती। तो फेरस सल्फेट को गर्म करें तो फेरिक ऑक्साइड, उसके साथ ही बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब अगला हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है? छोटा सा एक परिभाषा और है, ऊष्म वियोजन किसे कहते हैं? वियोजन का मतलब तो टूटना होता है, लेकिन आगे एक शब्द जुड़ गया, ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मा के द्वारा टूटना ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। और ऊष्मीय वियोजन में एक अभिक्रिया लिखी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये अभिक्रिया कैसे होती है? तो मैं इस अभिक्रिया को थोड़ा सा आपको सारी अभिक्रिया एक साथ बता देता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले हम जब मार्केट जाते हैं तो एक थैले के अंदर लेके आते हैं CaO, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। इसके अंदर पानी डालते हैं, तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? हम दीवारों के ऊपर पुताई कर देते हैं। दीवारों के ऊपर पुताई करते हैं तो ये क्या करता है? दीवार, जो हमारे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ये CaCO3 बन जाता है। तो जब कभी भी सफेदी हम अपने घरों में करते हैं तो सफेदी जो है 1-2 दिन में सूखने के बाद जो है बहुत ही कठोर परत बन जाती है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट लंबे समय तक हमारी दीवारों पर रहता है। तो इसके ऊपर क्या पड़ती है? सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है। तो सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता तो ये हीट होके ये वापस पिघलने शुरू हो जाती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, यानी कि पुनः जो है बिना बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने दीवारों पे लगाया था,
ये वापस सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा लंबे समय तक, तो ये वापस किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ये किस एक प्रकार का कैसा वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन है, क्योंकि ये किसके द्वारा हो रहा है, ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो रहा है। अब अगला हमारा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिस प्रकार से ऊष्मा शेपी अभिक्रिया थी वैसी हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है, लेकिन ये जस्ट इसकी उल्टी है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारक उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा जो है, ऊष्मा जो उत्पन्न करती है, तब तो वो ऊष्मा शेपी अभिक्रिया होती है। और जिनको अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हमें ऊष्मा देनी पड़ती है तभी वो अभिक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो उस अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊष्मा को शोषण करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ऊष्मा की जरूरत होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी, और जो अभिक्रिया ऊष्मा को उत्सर्जित करती है वो ऊष्मा शेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी अभिक्रिया आती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। जो हमारे पौधों के अंदर जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक प्रकार की कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और उस अभिक्रिया को आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखेंगे, तो आपको पता है कि पौधे जो है भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, जड़ें जो है उनके लिए जल लेके आती है, और साथ ही हीट यानी कि सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश मिलकर वो भोजन बनाएंगे, और भोजन में हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। और साथ ही आप सभी को पता है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। तीसरी हमारी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन और वियोजन हमने पढ़ा, संयोजन में जुड़ती है, वियोजन में टूटती है। विस्थापन के अंदर क्या होता है, विस्थापन में भी हमें नाम से पता चल रहा है कि विस्थापन में भी किसी न किसी को विस्थापित किया जा रहा है, यानी कि हटाया जा रहा है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हटाना ही विस्थापन होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है, तो यहाँ मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखी है, यानी कि क्रियाशीलता का क्रम लिख रखा है। और ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे आप इसी आपके क्लास 10th का, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके वहां लिखी हुई है। लेकिन पहले याद कर लो तो आपका ये टॉपिक भी समझ में आएगा और वहां भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो याद क्या करना है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, फिर आता है टिन, फिर आता है हमारा लेड, फिर कॉपर, फिर आता है मरकरी, फिर आता है सिल्वर और फिर आता है गोल्ड। और अब आपको ये याद करना काफी मुश्किल लगा, लेकिन आप इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हो कि क ना का मग, कन्ना का मग, अल जन फिर सब, कन्ना का मग, अल जन फिर सब, पागल है क्योंकि हगरी अगरी अनावश्यक। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो हमने भी स्कूल के समय याद की, तो हमारे को भी याद हो गए, आपको भी याद हो जाएंगे। कन्ना का मग, अल जन फिर पागल है क्योंकि हगरी अगरी अनावश्यक। ये याद रखोगे तो आपको पता रहेगा कि कन्ना का यानी कि पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, फिर आता है टिन, फिर लेड, फिर आता है हमारा एच, यहाँ पे एच नहीं है तो पीबी के बाद एच आता है, यानी कि हाइड्रोजन। ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है, ये बाकी वाले हाइड्रोजन से नीचे है। फिर कॉपर, फिर हमारी मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड आता है, और हम आता। तो ये रिएक्टिविटी जब सीरीज आप याद रखोगे तो आपकी ये अभिक्रिया जो है सबसे आसान लगेगी। यानी कि फेरस प्लस कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाओगे तो क्या करेगा, ये आयरन जो है, आयरन कहाँ, ये रहा, और कॉपर कहाँ, ये रहा। आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये सल्फेट कॉपर से निकल के आयरन के पास चला जाएगा,
तो फिर बनेगा आयरन सल्फेट और उसके बाद कॉपर अकेला हो जाएगा, यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो उसके साथ चला जाएगा, कम क्रियाशील वाला अकेला ही रह जाएगा। कभी आपको ये रिएक्शन दे दे ZnSO4 प्लस Fe, तो आप ऐसे मत कर देना कि FeSO4 प्लस Zn, फिर आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा हो कि Zn जो है वो Fe से ज्यादा क्रियाशील है, तो Zn के पास पावर ज्यादा है, तो ये सल्फेट इसको छोड़ के जाएगा नहीं, तो फेरस अकेला ही रहेगा, Zn से SO4 को उठा नहीं पाएगा। तो यानी कि अभिक्रिया को ये ना रिएक्टिविटी आप सीरीज याद रखोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी अभिक्रिया कैसे होती है, तो आप अभिक्रिया को गलत नहीं करोगे। और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई सी भी अभिक्रिया बना के लिख सकते हो, फेरस और कॉपर सल्फेट की लिखने की जरूरी नहीं है। चौथी हमारी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हमारी आसान है, नाम से पता चल रहा है। द्वि यानी कि दो, विस्थापन यानी कि हटाना, यानी कि दो लोग एक दूसरे को हटा रहे हैं। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी कि दोनों ही यौगिक होंगे। पहले वाले में तो क्या है, एक यौगिक हो रहा है और एक सिर्फ अकेली धातु है, इसमें दोनों ही यौगिक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों ही यौगिक है, और दोनों ही यौगिक आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे, यानी कि बेरियम इधर से इधर आ जाएगा और सोडियम कह रहा मैं इधर से इधर चला जाऊंगा, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है तो उल्टा हो जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आयनों का यानी कि सोडियम है तो उधर की साइड चला जाएगा, बेरियम इधर की साइड। ऐसी आप अभिक्रिया जो है अपने मन से भी बना सकते हो, कोई गलत नहीं होगी। इस अभिक्रिया में बेरियम जो सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट जो है वो एक सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है, यानी कि जब अभिक्रिया को बनाएंगे तो इस प्रकार का अवक्षेप बनेगा सफेद, और अवक्षेप बनने के कारण इसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कारण है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, समझाइए। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तब आप ये लिखोगे कि पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखोगे, फिर आप ये रिएक्शन लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे कि जो बेरियम सल्फेट है वो एक सफेद अविलेय अवक्षेप है, और अवक्षेप का निर्माण होने के कारण ही द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं अपचयन और उपचयन क्या होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपचयन और अपचयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इन दोनों को जब साथ होते हैं तो हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सब साथ में होता है तो हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन क्या होता है, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन यानी कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आ रही है, यानी कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तो उल्टा किसका हो रहा है, कमी किसकी होगी, हाइड्रोजन की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही है या फिर दोनों ही हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और अपचयन जस्ट इसका उल्टा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बढ़ रहा है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर दोनों ही हो रहे हैं, ऑक्सीजन भी कम हो रही है और हाइड्रोजन भी बढ़ रही है, दोनों ही एक ही अभिक्रिया में हो रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहते हैं। तो तीन अभिक्रियाएं ध्यान रखोगे। उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ती है या हाइड्रोजन कम होती है, उसी को हम उपचयन कहते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन बढ़ती है या ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और तीसरी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग अपचय उपचय यानी कि अपचय प्लस उपचय को हमने संधि कर दी तो हमारा अपचय उपचय बन गया, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही एक साथ होते हैं, यानी कि एक अभिकार का अपचयन हो रहा है और एक अभिकार का उपचयन होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या अपचय उपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया एक लिखी हुई है जिसको आप तीनों में ही लिख सकते हो, अपचयन में भी लिख सकते हो, उपचयन में भी लिख सकते हो और रेडॉक्स में भी इसको लिख सकते हो। उदाहरण को कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाओगे और साथ में इसको गर्म करोगे, हीट दोगे तो क्या होगा। यहां आप ध्यान दें दोस्तों, ये अभिक्रिया आप लोग, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज लगाई थी उसमें हाइड्रोजन जो है, मैंने आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी इसमें हाइड्रोजन को मैंने लिखवाया था कॉपर से ऊपर,
यानी कि इस कॉपर को हाइड्रोजन निकाल देगा और ऑक्सीजन के साथ खुद आ जाएगा। यानी कि आपको पता है जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को हटा देता है, तो ये कॉपर को हटा देगा और यहां बना देगा H2O और कॉपर हो जाएगा अकेला। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन तो था लेकिन अब नहीं है, पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है तो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया उसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया अपचयन। हाइड्रोजन के पास पहले कोई भी ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आ गया, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। और जब एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का यानी कि एक अभिकारक का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आप तीनों में ही इस उदाहरण को याद रख सकते हैं। अब इस अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया के हम लोग कुछ उदाहरण भी पढ़ते हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में इनको अनुभव भी करते हैं। पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? कोरोजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में दोस्तों। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी, एसिड आदि के संपर्क में आती, कोई भी धातु जब आर्द्रता के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहती है, एसिड के संपर्क में आती है, तो वो धातु की ऊपरी परत बहुत ही कमजोर हो जाती है और बहुत ही कमजोर या संक्षारित हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के उदाहरण है लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। तो ये आपने इमेज लगा रखे हैं ताकि आपको अच्छे से पता होगा कि जो हम कभी भी ऐसे नट वगैरह देखते हैं इसके ऊपर ऐसे जंग लग जाता है। चांदी का बर्तन जब नया लाते हैं वो ऐसा दिखता है लेकिन उसके बाद जो है उस प्रकार से काला हो जाता है। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट उदाहरण जो संक्षारण का है वो है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो आपको पता है न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है और ये बनाई गई थी इस प्रकार से कॉपर की, नहीं बनी तब ऐसी थी। लेकिन वर्तमान में जब आप कभी भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाके देखोगे तो इस प्रकार से हरी दिखती है। और हरी क्यों दिखती है? क्योंकि ये जो तांबा है, तांबे ने बहुत सालों से जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भी क्या बना लिया? उसके ऊपर जंग लग गया, मानो ऐसा ही समझो। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हरे रंग की परत आ गई ऊपर और हरे रंग की परत को क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। और इस प्रकार से तांबा संक्षारित हो जाता है। कभी भी आप ये भी आप एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, कभी कि आपने कोई वायर जलता हुआ देखा, घरों के बाहर जो वायर देखा है वो कभी वायर जल रहा है, कॉपर को जलाओगे हरे रंग की जो है वो लपटें निकलेगी, क्योंकि कॉपर जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब कैसा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। इसका इलाज क्या है? यसद लेपन, पेंट करके, ग्रीस लगा के, ऑयल में लगा के, कुछ भी करके हम लोग जो है संक्षारण को कम कर सकते हैं, धातुओं को बचा सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तब मैं आपको और बताऊंगा, संक्षारण की एकदम अभिक्रिया के साथ पढ़ेंगे कि कैसे अभिक्रिया करके लोहे के अंदर जंग लगता है। अभी आप लोग इतना ही ध्यान रखेंगे कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ, आर्द्रता के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसकी ऊपर की परत जो है कमजोर पड़ जाती है, इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। और लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना, ये संक्षारण के उदाहरण है। और संक्षारण को कम करने के लिए हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं या यसद लेपन कर सकते हैं। यसद यानी कि होता है जिंक, और जिंक की परत चढ़ाने को यसद लेपन कहते हैं, जिसको हम लोग आगे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। और अगला हमारा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत यानी कि होता है खराब, गंध यानी कि गंध, सुगंध, गंध खराब हो जाती है। वसायुक्त और तेलीय सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडेट हो जाते हैं। जितने भी खाने वाले सामग्री है, तेल वाली, वसा वाली सामग्री है, जो हमारी वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाती है और जिससे उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता रोकते कैसे हैं? तो प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट यूज करके, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, तो विकृत गंधिता दूर हो जाती है। इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसको पॉइंट को ऐड किया गया कि विकृत गंधिता क्या होती है और इसको दूर करने के उपाय क्या होंगे। तो वसायुक्त और तेली भोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडेट हो जाते हैं, यानी कि उपचयित हो जाते हैं, और जिससे उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, और उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और भोजन को विकृत गंधिता से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है,
भोजन को बंद डिब्बों में रखा जाता है और साथ में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस उनमें भरी जाती है। जैसे आपने कुरकुरे चिप्स वगैरह के पैकेट देखे होंगे तो उनमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि उनकी गंध और उनका स्वाद खराब ना हो। यहां पर दोस्तों इतना ही। ज्यादा समझाने और पूरा डिटेल से पढ़ाने के चक्कर में हो सकता है आपका ये वीडियो लंबा चला गया होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा अगले चैप्टर को भी और उससे अगले चैप्टर को भी। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे और आपका सिलेबस आसानी से पूरा हो जाए बिना किसी चार्जेस के। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।